लास्ट एपिसोड में हमने सिख रिलीजन और सिख आइडेंटिटी को समझने की कोशिश की थी। लेकिन अब इस बुक का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में जहाँ कई रिलीजन्स, लैंग्वेजेस, कल्चर्स और कम्युनिटीज साथ रहते हैं, वहाँ पे नेशनल यूनिटी कैसे बनाई जा सकती है? बुक के अकॉर्डिंग इसके दो तरीके होते हैं। पहला तो प्लूरलिज्म, यानी हर कम्युनिटी अपनी अलग पहचान बनाए रखे और फिर भी नेशन का हिस्सा बनी रहे। दूसरा एसिमिलेशन, यानी सभी कम्युनिटीज धीरे धीरे एक डोमिनेंट नेशनल आइडेंटिटी में समा जाए। ऑथर का ये कहना है कि इंडिया ने ऑफिशियली तो प्लूरलिज्म को अपनाया, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज के लिए सेफगार्ड्स भी दिए गए। बट ऑथर का ये आर्ग्यूमेंट है कि प्रैक्टिकल लेवल पे कई बार नेशनल इंटीग्रेशन को माइनॉरिटी आइडेंटिटीज के ऊपर रखा गया। बुक में विशेष रूप से सिख कम्युनिटी का उदाहरण दिया गया है। लेखक के अनुसार कई सिख लीडर्स और ऑर्गेनाइजेशंस को लगता था कि उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को पर्याप्त सम्मान नहीं मिला। इस चैप्टर में जवाहरलाल नेहरू के कुछ विचारों का भी उल्लेख किया गया है। लेखक का मानना है कि नेहरू एक मॉडर्न सेक्युलर इंडिया बनाने की बात तो करते थे, वो ये चाहते थे कि मैं ऐसा करूं, लेकिन वो धार्मिक पहचान को लेकर उतने सहज नहीं थे जितने कई माइनॉरिटी कम्युनिटीज चाहती थी। बुक आगे ये भी दावा करती है कि पंजाब और सिख आइडेंटिटी से जुड़े कई मुद्दों को अक्सर रीजनल या कल्चरल मुद्दों की बजाय नेशनल यूनिटी के नजरिए से देखा गया, और यहीं से एक बड़ा टकराव शुरू होता है। एक तरफ नेशनल इंटीग्रेशन की सोच और दूसरी तरफ अपनी अलग धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखने की इच्छा। ऑथर का आर्ग्यूमेंट है कि जब भी कोई माइनॉरिटी अपनी पहचान बचाने की बात करती है तो कई बार उसे सेपरेटिज्म या नेशनलिज्म के अगेंस्ट समझ लिया जाता है, और यही बात आगे चल के सिख पॉलिटिक्स और पंजाब की पॉलिटिक्स में भी दिखाई देती है। इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज शायद यही है कि संत जरनैल सिंह की कहानी को समझने के लिए सिर्फ 1984 को समझना काफी नहीं है। उससे पहले हमें ये समझना होगा कि सिख कम्युनिटी और इंडियन स्टेट के बीच विश्वास, पहचान और अधिकारों को लेके जो बहस थी वो कैसे विकसित हुई। क्योंकि इतिहास की बड़ी घटनाएं अचानक नहीं होती, उनकी जड़ें अक्सर कई साल पहले तैयार हो चुकी होती हैं। और ये स्टोरी यहीं पे खत्म नहीं होती, क्योंकि आगे चल के ये बहस सिर्फ पहचान तक सीमित नहीं रही, बल्कि पंजाब, लैंग्वेज, पॉलिटिक्स और पंजाबी सूबा इनकी मांग तक पहुंच गई। और अगर आप इस पूरे टॉपिक को सिर्फ रील्स के थ्रू नहीं बल्कि ओरिजिनल सोर्स मटेरियल के साथ समझना चाहते हैं तो कमेंट्स में बुक जरूर लिखिए। आई विल प्रोवाइड यू द लिंक। वैसे इस रील में हमने सिर्फ इस चैप्टर के मेन आर्ग्यूमेंट को समझा है। नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे कि पंजाबी सूबा मूवमेंट क्या था और आखिर एक पंजाबी स्पीकिंग स्टेट की मांग को इतना कंट्रोवर्शियल क्यों माना गया। क्योंकि हिस्ट्री की सबसे बड़ी बहसें अक्सर छोटे से सवाल से शुरू होती हैं, और पंजाब में ये क्वेश्चन था, क्या लैंग्वेज और आइडेंटिटी के बेस पे एक अलग स्टेट होनी चाहिए।